तो अब हम लोग पढ़ेंगे राजस्थान का भौगोलिक विभाजन। बहुत आसान सा टॉपिक है ना। राजस्थान का क्या पढ़ेंगे हम लोग? भौगोलिक विभाजन। राजस्थान जो है उसको भूगोल के हिसाब से भौगोलिक विभाजन जो है वो कितने भागों में किया गया है? 4 भागों में। पहले 7 मानते थे, आजकल कितने मानते हैं? अब 4 ही मानते हैं। सब किताबों में लगभग क्या ही मिलता है अपने को? 4 ही मिलेगा। अब देखो, एक यहां पर आपको ये अरावली पर्वतमाला दिख रही होगी। ये वाला जो भाग है वो किसका है? अरावली का है। ये पूरा का पूरा भाग किसका है? अरावली का है। अरावली की एक विशेषता ये भी है, अरावली पर्वतमाला 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा का कार्य भी करती है। ठीक है ना। या हम ये कह सकते हैं अरावली पर्वतमाला एक जल विभाजक रेखा का काम भी करती है। किसका काम भी करती है? जल विभाजक रेखा का। अरावली पर्वतमाला की ये जो अवस्थिति है ये कौन सी हो जाती है? उत्तर पूर्व से लेकर और दक्षिण पश्चिम, यही है ना इसकी। इधर कौन सी दिशा हो गई? इधर कौन सी हो गई? तो राजस्थान में अरावली जो है उत्तर पूर्व से और दक्षिण पश्चिम, ये इसकी उपस्थिति है। और इस उपस्थिति के कारण ये वाला जो प्रदेश है वो मरुस्थलीय क्षेत्र भी है। एक कारण ये भी है इसमें। हालांकि खूब सारे कारण हैं। जो पश्चिम में जो मरुस्थल का भाग है अपने यहाँ पर, उसका एक कारण किसको भी माना जाता है? अरावली को भी मानते हैं, है ना। हालांकि पृथ्वी के निर्माण की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कहते हैं कि करोड़ों वर्ष पहले वर्तमान में ये जो पृथ्वी है वैसी पृथ्वी नहीं थी। पृथ्वी पर केवल 2 प्रकार की चीजें होती थी, एक जल होता था और एक स्थल था। उस समय पृथ्वी 2 भागों में डिवाइडेड थी। एक तो क्या था, जैसे मान लो ये पृथ्वी है, इसके कितने भाग थे उस समय? 2 भाग थे। और 2 भागों में एक तो था स्थल और एक क्या था? जल। बस 2 ही चीज थी। जल के ऊपर एक भौगोलिक खंड तैर रहा था। उसके ऊपर क्या तैर रहा था? भौगोलिक खंड उसके ऊपर तैर रहा था। और बाकी जो था वो क्या था? जल। इस जल को क्या बोला गया था? पैंथालसा। इसको क्या बोला गया था? पैंथालसा। और ये जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, जो स्थल था, इसके 2 भाग थे। ये क्या है? स्थल है। और इस स्थल के कितने भाग थे? 2। एक उत्तरी भाग था इसका और एक दक्षिणी भाग था। उत्तरी भाग को क्या बोला गया था? अंगारा लैंड। और दक्षिणी भाग को क्या बोला गया था? गोंडवाना लैंड। इन दोनों के बीच में एक सागर था। वो सागर कौन सा था? तैतीस सागर। यानी आप ये मान लो, अगर इसको थोड़ा सा अलग कर ले अपने, तो ये मान लो ये स्थल है और ये 2 भागों में है ना। और बीच में एक, इनके बीच में जो है वो क्या है? तैतीस सागर। उत्तरी भाग कौन सा है? अंगारा लैंड। और दक्षिणी भाग कौन सा था? गोंडवाना लैंड। तो प्रारंभ में पृथ्वी, जब हम करोड़ों वर्ष पहले की बात करते हैं तो उस समय पृथ्वी के 2 खंड होते थे, या हम ये कह सकते हैं पृथ्वी पर 2 ही भाग थे, एक स्थल और एक जल। जल को क्या बोला गया? पैंथालसा। और स्थल को क्या बोल दिया गया? पेंजिया। लिखा नहीं गया कहीं पर? इस पेंजिया के 2 भाग थे। फिर किसके? ये क्या है? ये पेंजिया है। और पेंजिया के भी कितने भाग हो गए? 2। एक उत्तरी भाग और एक दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग क्या कहलाया? अंगारा लैंड। दक्षिणी भाग क्या कहलाया? गोंडवाना लैंड। इन दोनों के बीच में जो है
ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग क्या होगा, 33 सागर है। और अपने जो पश्चिमी राजस्थान की हम जब बात करेंगे, मरुस्थलीय क्षेत्र की बात करेंगे, तो उसका कारण मतलब ये किससे निर्मित हुआ है, इसी 33 सागर से निर्मित हुआ है, ठीक है ना। हालांकि ये जो निर्माण की प्रक्रिया है ये खूब लंबी चौड़ी प्रक्रिया है ना, खूब सारे कालों से होकर गुजरा गया है इधर से। तो आपको इतना सा ध्यान रख लेना कि ये जो पृथ्वी थी अपने प्रारंभिक रूप में केवल दो भागों में विभाजित थी। एक जल था जिसको क्या बोलते थे, पैंथालसा, एक स्थल था जिसको क्या बोलते थे, पेंजिया। पेंजिया दो भागों में बटा हुआ था, जो एक कौन सा था, अंगारा लैंड, इसका उत्तरी भाग कौन सा कहलाता था, अंगारा लैंड, और इसका दक्षिणी भाग कौन सा कहलाता था, गोंडवाना लैंड। इन अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में एक सागर था जिसको क्या बोला गया है, 33 सागर इसको बोला गया है। ये 4-5 शब्द आप याद रखना बस, ठीक है। इसको उतारो पहले आप, ऐसे कैसे उतार लो। पृथ्वी वाला चित्र ऐसा का ऐसा बनना चाहिए क्योंकि ये उसी जमाने का चित्र है, ओरिजिनल चित्र है ये। किसी को ये डाउट होना भाई सर थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, तो पृथ्वी थी ऐसी, उस समय की पृथ्वी है ये। अगर किसी ने बिल्कुल गोल बना लिया तो इसका मतलब उसने गलत बना दिया, ये मान के चलो। उतार लो फटाफट, अरे समझ तो गए ना। क्योंकि इसका जो उत्पत्ति वाला जो है ना, ये सारी चीज़ जो प्लीस्टोसिन युग है, फिर उसके बाद में अपने जो होलोसिन युग है या प्री कैम्ब्रियन युग है, पहले तो इन युगों को जानना पड़ता है कि कौन कौन से युग होते हैं। फिर उसके बाद में उनकी ये क्रमशः बात करनी होती है कि कैसे कैसे अलग हुए, फिर कैसे दक्षिण के जो क्षेत्र थे वो बने, उत्तर के क्षेत्र कैसे बने, है ना। तो इस पेंजिया के कितने भाग हो गए भाई, 2। एक तो ये हो गया और एक ये वाला हो गया, और इनके बीच में क्या है, स्थल है, और ये सॉरी ये जल है यहाँ बीच में, और ये वाला जो जल है, इस जल को क्या कहा गया है, 33 सागर। इसको जल को ब्लू कर देता हूँ थोड़ा सा, ये इन दोनों के बीच में क्या हो गया, जल। और ये जो जल है वो क्या है, ये 33 सागर है। उतार लिया इसको। तो पता रखना बस 4 शब्द आपको याद रखना है। एक तो कौन सा, अंगारा लैंड, एक गोंडवाना लैंड, एक 33 सागर, एक कौन सा, पैंथालसा, और एक कौन सा, पेंजिया। पेंजिया क्या है, जो स्थल था इस जल के ऊपर या ऊपर जो स्थल तैर रहा था उसको क्या बोला गया है, पेंजिया। और बाद में जो है ये स्थल जो है इसके भी कितने भाग थे, 2। उत्तरी भाग अंगारा लैंड, दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड, बीच में जल 33 सागर। और बाकी जो लगभग 71% भाग पर आज भी आपको पता है क्या है, जल ही है। तो बाकी का ये जो जल बच गया था इसको क्या बोला गया, पैंथालसा। क्लियर। अब ऐसे अपने राजस्थान में है कि ये जो राजस्थान है इसको हम लोग कितने भागों में बांट देते हैं, 4 भौगोलिक भागों में डिवाइड करेंगे। ये जो हम अरावली की बात करें, ये अरावली जो है, इस अरावली के कारण इधर वाला भाग में क्या नहीं होती, बारिश नहीं होती, यानी हम इसको क्या बोल देते हैं, वृष्टि छाया प्रदेश। इस प्रदेश को हम क्या बोलेंगे, वृष्टि छाया प्रदेश। ऐसा क्यों होगा, देखो एक चीज आप ध्यान से देख लेना, थोड़ा सा कलर चेंज करूं, जब हम लोग भारत की बात करते हैं तो आप सुनते हो मानसून आ गया, मानसून आ गया, फिर आप बोलते हो मानसून चला गया, ठीक है ना। मानसून क्या होता है, कौन है मानसून, कोई आदमी है, क्या है, बरसात। बरसात को मानसून कहते हैं। मानसून है कौन, बताओ। अरे आप लोग एक शब्द का प्रयोग करते हैं, वो शब्द कौन सा है, ये कहते हैं मानसून आ गया भाई, गुजरात में आ गया, गुजरात से फिर बोलते गुजरात में रुक गया, 2-4 दिन होटल में रुक जाता है, कई बार ये बोलते वापस कमजोर पड़ गया, आते आते थक जाता है, कमजोर पड़ जाता है, यही सुनते ना हम लोग। या बोले साहब मानसून आ तो गया लेकिन वो सीधा ही निकल गया, रुका ही नहीं।
तो मानसून है कौन है, क्या चीज है ये? मानसून है कौन? आप लोग बताओ तो सही। तो अपने यहां वाली स्थिति राजस्थान की है, यहां वाली स्थिति, यह वाली स्थिति है। अगर हम लोग इस अरावली की बात करते तो ये इसी तरह से है ना, राजस्थान में ऐसे इसी तरह से है। मानसून पवनों का नाम है। मानसून किसका नाम है? पवनों का नाम है। वे पवने जो वर्ष में 2 बार अपना मार्ग बदलती है, वो पवने कौन सी कहलाती है? मानसूनी पवने कहलाती है। बस हाँ, उस पवनों के कारण अपने यहाँ बरसात हो जाती है। तो हम यही समझते हैं मानसून कौन है? एक आदमी है जो घड़ा भर के लाता है इधर से और यहाँ आकर क्या कर देता है, वो उड़ेल देता है। अपने हिसाब से तो यही हो गया। यहाँ कौन सा सागर है? अरब सागर। यहाँ पर कौन सा है? बंगाल की खाड़ी। अब देखो क्या होगा, जब सूरज, हमने कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा की बात की थी, तो यहां से होकर हमने पढ़ा था कि अपने यहां एक रेखा गुजरती है। वो रेखा कौन सी गुजरती है? कर्क रेखा। कौन सी रेखा हो गई है? और ये कितनी थी? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कौन सी थी? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। फिर यहां से लगभग यहां से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा हो जाती है? भूमध्य रेखा हो जाती है। सूर्य जो है वो इन 3 रेखाओं के बीच में ही चमकता है। नीचे ये मान लो थोड़ा सा जगह नहीं रही, तो नीचे कौन सी हो जाएगी? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, मकर रेखा हो जाएगी। जब सूर्य इस रेखा पर चमकता है, सीधा इस रेखा पर, तो आप देखते हो दिन और रात की अवधि बराबर होती है, क्योंकि वो बीचों बीच, पृथ्वी के बीचों बीच चमक रहा है उस समय, है ना। जैसे मान लो हम लोग यहाँ ये एक पृथ्वी बना लेते हैं, एक रेखा ये हो गई विषुवत रेखा, एक रेखा कौन सी हो गई? कर्क रेखा, और एक रेखा कौन सी हो गई? मकर रेखा। ये इसको मकर मान लेते हैं। ये कौन सी हो गई? भूमध्य रेखा। और ये कौन सी हो गई? और ये कर्क रेखा है, तो राजस्थान या भारत से होकर गुजर रही थी। अब सूर्य जो है कुछ समय तो यहां चमकेगा सीधा, फिर धीरे धीरे यहां आ जाएगा, फिर यहां से वापस इधर जाएगा, फिर यहां चमकेगा, फिर यहां से फिर यहां आएगा, यहां से यहां और यहां से यहां। अब इस कर्क रेखा पर सीधा चमकता है 21 जून को। कर्क रेखा पर सीधा कब चमकता है? तो यहां आपको पता है उत्तरी भारत में, या सॉरी उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होगा? 21 जून। और इनके लिए सबसे छोटा दिन कौन सा हो जाएगा? 21 जून, यही होगा। फिर सूर्य धीरे धीरे यहां आएगा, ठीक है ना, सितंबर के आसपास। दिन और रात की अवधि क्या होगी? बराबर होगी। फिर धीरे धीरे सूरज इधर चला जाएगा दिसंबर में। दिसंबर में मकर रेखा पर चमकेगा और यहां पर दिन बड़ा हो जाएगा और अपने यहाँ दिन क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। फिर वापस इधर से यहां आएगा लगभग मार्च में, इस जगह फिर मार्च में आ जाएगा। दिन और रात की अवधि क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। और फिर जून में कहाँ आएगा? कर्क रेखा पर आकर सीधा चमकेगा। जब कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा, हमें कर्क रेखा से मतलब है क्योंकि हमारे यहाँ से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। सबसे ज्यादा नजदीक हमारे कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। जब यहाँ सूर्य चमकेगा तो आपको पता है सूरज जहाँ सीधा चमकेगा वहाँ गर्मी ज्यादा होगी। अरे गर्मी ज्यादा होगी कि नहीं होगी? क्या होगा? तापमान अधिक होगा। तापमान क्या होगा? अरे तापमान क्या होगा? अधिक होगा, ठीक है ना। जब तापमान अधिक होता है तो वायुदाब क्या होता है? घटेगा, यही होता है ना। तो वायुदाब, जब तापमान बढ़ेगा तो क्या घटेगा? वायुदाब घट जाएगा। तो जब यहां गर्मियों के दिन होंगे 21 जून, यानी अभी गर्मियों के दिन चल रहे थे, जून जुलाई में कौन से दिन होते हैं अपने यहाँ? गर्मियों के दिन होते हैं। तो गर्मियों के दिन में सूर्य जब यहाँ चमकेगा तो यहाँ बताओ तापमान ज्यादा होगा कि नहीं होगा? तापमान ज्यादा होगा। और यहाँ यानी दक्षिण वाले जो क्षेत्र होंगे, ये इधर वाले जो क्षेत्र होंगे, इधर तापमान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब यहाँ तापमान बढ़ेगा तो वायुदाब क्या हो जाएगा? कम। और वायुदाब जब कम हो जाएगा तो वायु तो अधिक वायु से कम वायु की ओर ही आएगी ना। ऐसा ही होगा कि नहीं होगा? तो पवनी किस तरह से चलेगी? इस तरह से चलेगी, है ना। ये पवनी इस तरह से चलेगी। क्लियर? अब धीरे धीरे सूरज जब यहाँ दिसंबर में यहाँ चला जाएगा, इस जगह मकर रेखा पर चमकेगा, और
इधर वाले लोगों के यानी हमारे उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, सर्दियां होगी, तापमान गिर जाएगा और वायुदाब क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ऐसा ही है ना, अरे समझ रहे हो ना इसको। जब तापमान यहाँ गिरेगा, अपने यहाँ पर तापमान कम हो गया, वायुदाब बढ़ गया, और इधर नीचे वाले लोगों के दक्षिणी गोलार्ध यानी इस गोलार्ध में तापमान जो है वो बढ़ गया और वायुदाब घट गया, तो अब ये पौने ऐसे ही चलेगी ना, उल्टी ऐसे ही चलेगी। इन्हीं पौनों को क्या बोलते हैं, मानसूनी पौने कहते हैं। ये पौने कौन सी कहलाती है, वे पौने जो वर्ष में 2 बार अपना मार्ग बदल देती है, वो कौन सी कहलाती है, मानसूनी पौने कहलाती है। अब इस मानसूनी पौनों का अपने यहाँ पर क्या फर्क पड़ेगा, गर्मी है, यहाँ अरब सागर में वाष्प बनेगी, और ये मानसूनी पौने अपने साथ में उस वाष्प को भी कहाँ लेके आएगी, अपने इधर लेके आएगी, अपनी ओर लेकर आएगी। ये जब ये अपनी ओर लेकर आएगी तो अपने यहाँ पर क्या होती है, बरसात होती है। बस यही मामला है इसका। समझे कि नहीं समझे इसको, अरे समझ गए ना। अब हम लोग अरावली पर्वतमाला की बात कर रहे थे, तो अब ये जो मानसून आएगा अपने, ये जिसको हम लोग दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं, कौन सा मानसून कहते हैं, दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं। जब ये इधर से गुजरेगी तो पौने तो सीधी निकल जाएगी ना, क्योंकि ये जो अरावली पर्वतमाला है ये क्या पड़ेगी, इनके समानांतर है, तो ये पौने क्या हो जाएगी, सीधी निकल जाएगी। अगर अपने ये अरावली पर्वतमाला इस तरह से होती, थोड़ा इधर से ऐसे होती, तो ये पौने जो थे इसके टकराती, और इसके टकराती तो इधर बारिश होती, क्या होती, इधर बरसात होती। लेकिन ये तो क्या रह गई, समानांतर रह गई, और इस कारण से इस दिशा में क्या नहीं हुई, बरसात नहीं हुई। अब इधर बरसात कैसे होती है, ये मानसूनी पौने जब ऐसे गुजर रही है तो आपको पता है अपने यहाँ पर ये हिमालय पर्वत आए, ये मानसूनी पौने इसके टकराती है और वापस घूम के आती है इधर, इस तरह से, है ना। ये मानसूनी पौने वापस घूमती है इसके टकराकर इस तरह से। तो जब ये वापस घूम कर आएगी, इधर से ये जा रही थी और वापस घूमकर इधर आ रही है, तो बताओ इसके टकराएगी कि नहीं टकराएगी। इधर तो बरसात हो गई, लेकिन ये वाले बेचारे रीते रह गए अब की बार फिर, क्योंकि बरसात किधर हो गई, इस साइड में हो गई। इस कारण से ये जो अरावली पर्वतमाला है ये अपने कौन सा क्षेत्र भी बनाती है, अरे जल विभाजक रेखा बना रही है कि नहीं बना रही, जल को बांट दिया ना इसने। अगर इसकी स्थिति इस तरह से होती तो देखो ये लौट कर आ रही है तो बरसात इधर हो रही है, और जब ये मानसूनी पौने पहले आ रही थी तो यहाँ टकराकर इस साइड में भी क्या होगी, बरसात होगी। पूरे राजस्थान में क्या होती, बरसात जरूर होती। समझे कि नहीं समझे इसको। लेकिन इसकी स्थिति किसके समान है, मानसूनी पवनों के समानांतर होने के कारण ये वाला जो क्षेत्र है, पश्चिमी राजस्थान वाला क्षेत्र जो है वो क्या रह जाता है, सूखा रहता है, यानी वृष्टि छाया प्रदेश रह जाता है। कोई दिक्कत है क्या इसमें, ठीक है ना। तो अभी भी आप देख सकते हो वर्तमान में आपको यही स्थिति दिखाई देगी कि जब हम लोग इसकी बात करते हैं, भारत की बात करते हैं या राजस्थान की बात करते हैं, तो इस अरावली पर्वतमाला के इधर वाला भाग बिल्कुल सूखा क्षेत्र है या इधर बरसात कम होती है। तो ये वाला पूरा क्षेत्र जो है वो कौन सा हो गया, मरुस्थलीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र हो गया ये, मरुस्थलीय क्षेत्र या रेगिस्तानी क्षेत्र, ठीक है ना। ये कौन सा हो गया, मरुस्थल हो गया। तो एक अपना फिजिकल जो डिवाइडेशन है वो कौन सा हो गया, मरुस्थल, या आप इसको क्या बोल सकते हो, पश्चिमी रेगिस्तान। और इसी रेगिस्तान को हम लोग क्या बोलते हैं, थार। ये तो थार का मरुस्थल है जो पाकिस्तान भारत यहाँ फैला हुआ है, तो कौन सा मरुस्थल है, थार का मरुस्थल है। एक क्षेत्र देखो यहाँ आ गया, ये वाला क्षेत्र कौन सा हो गया, अरावली। ये मध्य में पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, तो इसके नाम के आगे क्या लगा हुआ मिलेगा आपको, मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश। दूसरा प्रदेश ये हो गया। यहां जो है ये वाला जो क्षेत्र है ये कौन सा होता है अपने, पूर्वी मैदान। इनको हम क्या बोलेंगे, पूर्वी मैदान। तो ये एक और क्षेत्र हो गया अपना। और आपको पता है यहां ये विंध्यन कगार भी इसी में आ जाएगा। और ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र कौन सा हो गया, हाड़ौती। तो राजस्थान को हम कितने भागों में बांट सकते हैं भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर, 4 भागों में। एक भाग ये वाला, दूसरा भाग ये वाला, तीसरा यहाँ, और चौथा ये। एक तो आपको ये याद रखना है, राजस्थान के जो फिजिकल डिवाइडेशन अगर हम लोग करते हैं राजस्थान का, तो राजस्थान का फिजिकल डिवाइडेशन कितने भागों में हो गया, 4 भागों में। एक भाग ये पश्चिम वाला हो गया,
एक ये मध्य वाला हो गया, एक अपने पूर्वी मैदान हो गया, और एक कौन सा हो गया अपना हाड़ौती पठारी क्षेत्र जो है। ठीक है, नाश्ता नहीं किया आपने? हाँ, पहले करके आओ, नहीं थोड़ी देर में ये नाखून तो थोड़ी सी देर में खत्म हो जाएगा, फिर पता चला अंगुली गायब हो गई, है ना। तो समझ गए ना इसको। राजस्थान को कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है? 4। लिखे आप। राजस्थान को 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है। 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है। लिख लिया? और लिखो इसमें, पहला पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, या पश्चिमी मरुस्थल लिख लो, पश्चिमी मरुस्थल लिख लिया, ठीक है ना। दूसरा कौन सा आ जाएगा? मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश लिख लिया। 2 क्षेत्र हो गए। तीसरा कौन सा हो गया? पूर्वी मैदानी प्रदेश, लिखो पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश लिख लिया। और फिर लिखे आप लास्ट में कौन सा होगा? हाड़ौती, हाड़ौती, है ना। ये 4 क्षेत्र हो गए साहब। बहुत ही आसान रहेगा, देखो ये अगर इसको समझते हुए पढ़ लोगे तो। और सीधे सीधे प्रश्न यहां से आपके आते हैं, कोई ज्यादा टिपिकल प्रश्न यहां से आता नहीं है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे इस वाले क्षेत्र की। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? पश्चिमी इस मरुस्थलीय प्रदेश की, या हम इसको क्या भी बोलते हैं, इस मरुस्थल का नाम क्या है? थार का मरुस्थल है ये, जो पाकिस्तान और भारत दोनों में है। अब ये जो मरुस्थल है, इस मरुस्थल को यहां से अगर हम लोग बात करें तो इसको 2 भागों में बांट सकते हैं। यहां से जो लाइन मैंने खींची है, ये मान के चलो कि ये 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। ठीक है, तो ये वाली जो अपनी लाइन हो गई, ये वाली लाइन कौन सी हो गई? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। इस रेखा के इधर की अगर हम लोग बात करते हैं तो बरसात कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। और यहां ये जो अरावली पर्वतमाला है, ये एक लाइन बनाती है इधर, वो कौन सी बनाती है? 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं, इस पश्चिमी मरुस्थल को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक भाग इसका कौन सा हो गया? ये वाला, जो 25 सेंटीमीटर इस समवर्षा रेखा के पश्चिम में है। एक हो गया ये दूसरा वाला, जो पश्चिम, ये जो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा इसके पूर्व में, और 50 सेंटीमीटर ये जो समवर्षा रेखा है इसके पश्चिम में स्थित है। ये कौन सा हो गया? दूसरा क्षेत्र हो गया इसका। इसको तो बोलते हैं शुष्क, इसको तो कौन सा बोलते हैं? शुष्क। और इसको कौन सा बोलते हैं? अर्ध शुष्क, है ना। ये तो कौन सा हो गया? शुष्क। और ये इधर वाला कौन सा हो जाता है? अर्ध शुष्क। तो पश्चिमी जो रेगिस्तानी प्रदेश है, इसको भी हम कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में। किस आधार पर? 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रेखा के आधार पर, या समरेखा जो समवर्षा रेखा है उसके आधार पर। 25 सेंटीमीटर के इधर वाला शुष्क
और 25 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर के बीच वाला कौन सा कहलाता है? अर्धशुष्क कहलाता है। ठीक है ना। अब ये जो पश्चिमी मरुस्थल है, इस पश्चिमी मरुस्थल में कितना क्षेत्र माना गया है? 61.11%। अगर हम लोग इस अरावली पर्वतमाला की बात करते हैं तो इस अरावली पर्वतमाला के इधर पश्चिम में राजस्थान के कितने जिले आते हैं? अरावली पर्वतमाला के इस साइड में पश्चिम में राजस्थान के कितने जिले आते हैं? 13। कितने जिले आते हैं? 13 जिले आते हैं। लेकिन ये ध्यान रखने की बात है कि यहाँ इस रेगिस्तान की अगर हम बात करेंगे तो इसमें 13 जिले नहीं होंगे, इसमें जिले कितने होंगे? 12 जिले होंगे, है ना। मैं फिर बता देता हूं, इस अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में राजस्थान के कितने जिले हैं? और इस मरुस्थलीय भाग में कितने जिले हैं? 12। यहां से हमें एक जिला हटाना पड़ेगा बस। ये कौन सा जिला होगा? सिरोही। वैसे तो इस अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में ही कौन सा जिला आता है? अपना सिरोही आता है। लेकिन हम इसको किस में शामिल नहीं करेंगे? मरुस्थलीय प्रदेश में शामिल नहीं करेंगे, इसलिए सिरोही को इसमें से निकाल दो। अगर हम लोग सिरोही को निकाल देते हैं तो कितने जिले बचेंगे? 12 जिले बचेंगे। और उन जिलों में अपने कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो जैसे ये कौन सा हो गया? जालोर, जालोर ही है ना। ये कौन सा हो गया? बाड़मेर, जैसलमेर। ये कौन सा हो गया? बीकानेर, हनुमानगढ़, ठीक है ना, चूरू, ठीक है ना। यहाँ कौन सा आ जाएगा? अब ये थोड़ा लिखा हुआ है। कुल मिला के आप तो कितने जिले कर लोगे? 12 जिले। तो 12 जिलों का क्षेत्र कौन सा होता है? तो इसमें लिखो क्षेत्र, इसमें आप लिखो, क्या लिखवाई थी? लाइन थोड़ी लिखवा दी। तो लिखो क्षेत्र में लिखो आप, राजस्थान के 12 जिले शामिल है। राजस्थान के 12 जिले शामिल है। इसमें कितने जिले शामिल है? 12। राजस्थान के 12 जिले शामिल है। और अगर आपसे ये पूछे अरावली के पश्चिम में राजस्थान के कितने जिले हैं? तो 13। और रेगिस्तानी या मरुस्थलीय क्षेत्र में कितने जिले शामिल है? 12। एक जिले को हम नहीं काउंट करेंगे रेगिस्तानी क्षेत्र में, वो कौन सा होगा? अब ये जो क्षेत्रफल इसका मानते हैं वो कितना है? 61.11। तो लिखो क्षेत्र, लिख लो, मतलब क्षेत्र में ही लिख लो। राजस्थान के 61.11% क्षेत्र पर, राजस्थान के 61.11% क्षेत्र, या राजस्थान का 61.11% क्षेत्र। इस क्षेत्र को लेकर देखो एक कंट्रोवर्सी चलती है, मैं पहले ही बता देता हूं आपको। इस क्षेत्र के लिए कहते हैं कि जो थार का मरुस्थल है, थार के मरुस्थल का लगभग 62% हिस्सा भारत में है। थार का जो मरुस्थल है, जो पाकिस्तान और भारत में फैला हुआ है, इसका 62% हिस्सा किसमें है? भारत में है। एक चीज तो ये। फिर कुछ किताबें ये बताती है इस 62% में से 61.11% केवल किसमें है? राजस्थान में है। केवल किसमें है? राजस्थान में है। समझे क्या कुछ? ठीक है ना। तो कुछ किताबें आपको ये भी कहेंगी कि ये राजस्थान का कितना क्षेत्र है? 61.11% क्षेत्र है। कुछ का ये मानना है बोले थार का जो मरुस्थल है ये 38% तो किसमें हो गया? पाकिस्तान में। और 62% ये किसमें रह जाता है? भारत में। 62% किसमें है? भारत में। और इसमें से भी 61.11% जो क्षेत्र है वो किसमें रहता है? राजस्थान में रहता है। बाकी का कितना बच गया? 0.89% जो थोड़ा सा पंजाब में, थोड़ा सा हरियाणा में है, उसके अलावा गुजरात में है। ठीक है ना। तो पंजाब, हरियाणा और गुजरात में बाकी का रह जाता है वो किसमें रह जाता है? अपने इन राज्यों में रह जाता है। तो इसलिए इसको लेकर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी चलती है। कुछ बताएंगे आपको 58%, लेकिन आपको याद कौन सा रखना है? आप तो 61.11% याद रखो। इस क्षेत्र में जो जनसंख्या निवास करती है वो कितनी रहती है? 40% जनसंख्या। यानी राजस्थान में 61% क्षेत्र इसके पास में है और जनसंख्या केवल कितनी है इसके पास में? 40%। लिखो ये भी, जनसंख्या 40%।
जिले लिख लिए। ठीक है ना। अब देखिए आप, ये जो क्षेत्र है इसको हमने कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में। किसको आधार मानकर? अरे किसको आधार मानकर? 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रेखा के आधार पर ये जो क्षेत्र है, मरुस्थलीय जो क्षेत्र है, या ये जो अपना रेगिस्तान है राजस्थान में, इसको हमने कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में। एक तो कौन सा हो जाएगा? शुष्क, और एक कौन सा हो जाएगा? अर्ध शुष्क, है ना। शुष्क कौन सा बीच में इन दोनों को डिवाइड कर रही है, वो क्या डिवाइड कर रही है? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, है ना। तो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, मैं फिर बता देता हूं, ये जो अपने हैं ये कौन सी हो जाती है? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। इसके पश्चिम वाला भाग शुष्क, और इसके पूर्व वाला और अरावली के पश्चिम वाला क्षेत्र कौन सा हो गया? अर्ध शुष्क। ठीक है ना। तो इस 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के इधर वाला यानी पश्चिम का क्षेत्र कौन सा हो गया? शुष्क मरुस्थल हो गया, और इसके इधर वाला यानी पूर्व का वो कौन सा हो गया? अर्ध शुष्क। तो लिखो इसको, उतारो। ये जो रेगिस्तानी है या पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र जो है, इसको कितने भागों में बांट दिया हमने? ये की किताब है, सही सही है क्या? इसके अनुसार बता देना अगर गलत हो जाए उस समय। उतार लिया? अरे उतार लिया क्या इसको? ये 4 शब्द ही तो उतारने थे यार, बहुत टाइम लगाते हो आप, लिखने में बहुत धीरे लिखते हो। लिख लिया? अच्छा, चारों के नाम तो पहले लिख ही लिए थे, नाम लिखवा दिए थे ना। अब ये इसके भी 2 भाग हो गए। अब इस वाले क्षेत्र की जब हम बात करेंगे, शुष्क वाले क्षेत्र की, तो ये तो सीधी सी बात है, इसमें आप यहां ब्रैकेट में लिख लेना 25 सेंटीमीटर समरेखा के पश्चिम में, और ये वाला कौन सा हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर समरेखा के पूर्व एवं 50 सेंटीमीटर सम, ये वर्षा रेखा करना भाई, इसको भी, ये वाला जो है सारा ही गया। ये उससे भी नहीं होता यार, अब गया ये। इसको समवर्षा रेखा कर लोगे ना, समवर्षा रेखा, ठीक है, एवं 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में, बस। है ना। अब फिर से हम लोग इसके कितने भाग कर देंगे? इसके 4 भाग हो जाएंगे। इसके कितने हो जाएंगे? और इसकी भी हम बात करेंगे। देखो इसके 4 भाग कौन से हो जाएंगे? एक तो ये वाला, ये कौन सा हो जाएगा? गग्गर बेसिन। ये कौन सा हो जाएगा? गग्गर बेसिन। फिर उसके बाद में ये वाला जो क्षेत्र होगा वो कौन सा हो जाएगा? शेखावाटी, है ना। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बांगर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बांगर। फिर ये वाला जो क्षेत्र होगा यहां, ये ज्यादा ले लिया मैंने, ये यहां इसके बीच में कौन सा हो जाएगा? नागौर उच्च भूमि। कौन सा हो जाएगा? नागौर उच्च भूमि। और इधर वाला जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? लूनी बेसिन।
कौन सा हो गया भाई? लूनी बेसिन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गोडवाड़ क्षेत्र बोलते हैं। फिर मैं बता देता हूं इसको, इस रेगिस्तान को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। यानी इस रेगिस्तान के कितने भाग कर दिए? दो। एक तो कौन सा हो गया? एक दूसरा कौन सा हो गया? ये लिखा है। फिर इसके कितने भाग हो जाएंगे? 4। एक तो ये वाला जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? गग्गर बेसिन। फिर एक हो जाएगा शेखावाटी, और इस शेखावाटी वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं? बांगर। फिर इसके बाद में कौन सा हो जाएगा? नागौर, उच्च भूमि। और फिर चौथा भाग जो इसका हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? लूनी बेसिन, और इसी को क्या बोलते हैं? गोडवाड़ बोलते हैं। तो ये हम इसमें 4 भाग पढ़ेंगे। इसमें कुछ चीजें पढ़ेंगे हम लोग, जैसे इर्ग, हम्मादा और रेग। कुछ मरुस्थलीय जो टीले बनते हैं, स्तूप बनते हैं, बालू का स्तूप। स्तूप जानते हो? बालू का स्तूप, टीबे, जो मिट्टी के जो टीले बन जाते हैं उनको हम पढ़ेंगे। वो सारे के सारे किस में पढ़ेंगे? शुष्क में। इसको इन टीलों के आधार पर 2 भागों में बांट देते हैं। एक इसका हो जाता है बालू का स्तूप, बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र, और इसका दूसरा भाग कौन सा हो जाएगा? बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। बस ये इस पश्चिमी राजस्थान में पढ़ोगे आप। शुष्क रेगिस्तान को हम 2 भागों में बांटेंगे, एक शुष्क और एक अर्ध शुष्क। ये किस पर आधारित है? 25 सेंटीमीटर वार्षिक जो समवर्षा रेखा है उसके आधार पर। शुष्क के कितने भाग हो जाएंगे? 2, बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र और बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। ये 2 किसके हो जाएंगे? शुष्क जो प्रदेश है उसका। अर्ध शुष्क के कितने हो जाएंगे? 4। एक तो गग्गर बेसिन हो जाएगा, एक शेखावाटी वाला जो क्षेत्र है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बांगर, एक नागौर उच्च भूमि, और इधर वाला जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ठीक है ना, लूनी बेसिन, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? गोडवाड़ कहेंगे। क्लियर है ना ये चीज? तो ये इतने से शब्द आप पता रखना, फिर बाद में ये मान के चलो 60% काम इधर तक हो जाएगा अपना, इसको पढ़ते ही। ठीक, थैंक यू।